हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप अच्छे नहीं हो तो मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग बहुत जल्द अच्छे हो जाएं। मैं योगेंद्र कुमार बात कर रहा हूँ नेशनल बिजनेस एजुकेशन सेंटर से। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं चैप्टर 17 का पार्ट 2। चैप्टर 17 का पार्ट 2 आपके लिए पार्ट 1 से भी ज़्यादा क्रिटिकल होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें आप कस्टमर्स को लाइफ टाइम के लिए कुछ वैल्यूबल चीज़ों के थ्रू ऐड कर सकते हो, कुछ अच्छी चीज़ों के साथ ऐड कर सकते हो। और ये क्योंकि ये जो टॉपिक है ये कस्टमर्स को जब आप मार्केटिंग के थ्रू अपने पास लेके आ जाते हो तो उसको रिटेन कैसे करना है लाइफ टाइम मतलब कि भाई कोई कस्टमर्स आपके पास आ गया, अब आप उसको लाइफ टाइम किस तरीके से सर्विस दोगे, क्या फंडामेंटल्स होते हैं, क्या क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना होता है। तो देर ना करते हुए अभी हम चलते हैं पार्टों के ऊपर। उसके बाद मैं कुछ और भी क्रिटिकल चीज़ें आपको बताऊंगा। तो पार्ट 1 में जो आपने सीखा था ऑलरेडी, डेजिग्नेशन आपने सीखी थी। उसके बाद पार्ट 1 में आपने कॉन्सेप्ट को समझा था और इसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझा था। पहला पॉइंट था वन टाइम रेवेन्यू स्ट्रीम, दूसरा रेकरिंग रेवेन्यू स्ट्रीम और तीसरा एडिशनल रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी। ये 3 क्रिटिकल पॉइंट्स थे जो आपने पार्ट 1 में बहुत अच्छे से समझे थे। अब जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं उसमें हम चलते हैं पॉइंट 4 के ऊपर। पॉइंट 4 के ऊपर क्या आता है? ग्रोस मार्जिन। ग्रोस मार्जिन फॉर ईच इफ योर रेवेन्यू स्ट्रीम। यहाँ पे अगर मैं बात आपको क्रिटिकल बात बताऊं तो क्रिटिकल बात ये होती है कि आपका कोई भी प्रोडक्ट, यानी कि आपका कोई भी प्रोडक्ट ए टू जेड, और प्रोडक्ट के ऊपर जो ग्रोस मार्जिन होता है, जो ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन होता है, वो आपका हमेशा जो आपकी कॉस्टिंग होती है, जो आपका कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्वाइजेशन की जो कॉस्ट होती है, जो मार्केटिंग कॉस्ट होती है, उससे ऊपर होना चाहिए। अगर आपका कोका और कॉस्टिंग से नीचे आपका ग्रोस मार्जिन है, जो ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन है, अगर वो नीचे है तो आपका बिजनेस कभी भी प्रॉफिट में नहीं जाएगा, आप हमेशा लॉस में चलते रहोगे। मैं एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूं आपको। विद एग्जांपल, आपने किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में कॉस्टिंग लगाई 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये आपने लगाए ऑलरेडी सिर्फ और सिर्फ उस प्रोडक्ट को बनाने में, है ना। या आपको रिटेल करना है तो उसको परचेज करने में आपके 100 रुपये को लग गई। उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी था, उसमें प्रोडक्ट भी था, उसमें लेबर चार्ज भी था, उसमें ऑफिस का मेंटेनेंस भी था, उसमें सब कुछ था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जिस प्रोडक्ट की आप मार्केटिंग कर रहे हो। आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हो, आप कोई और मार्केटिंग कर रहे हो। तो उस मार्केटिंग में जो आपका पैसा जा रहा है, जो भी पैसा आपका एक कस्टमर्स को एक्वायर करने में जा रहा है, उसमें भी कुछ ना कुछ खर्चा आएगा। लाइक्स मैं उसका एक एग्जांपल ले लेता हूं। उसमें आपके 50 रुपीज लग गए, एक कस्टमर्स को अपने पास तक लाने में आपके 50 रुपये वो लगे। तो यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट आई वो टोटल कॉस्ट 150 रुपये आई। आपको सीधा सीधा समझ में आ गया, यानी कि 150 जो कॉस्ट आई वो आई आपकी, जो आपकी कॉस्टिंग निकाली थी आपने प्रोडक्ट की, और उसके बाद जो आपने कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए मार्केटिंग में जो पैसा लगाया। तो टोटल जो वो कॉस्ट बैठी आपके प्रोडक्ट की वो बैठी 150 रुपये। अब ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन कितना एटलीस्ट उस पर होना चाहिए, तो आपको देखना है कि भाई आपका ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन उस पर कितना है। सपोज मान लो अगर वो 150 रुपये आपने लगाए और 150 रुपये का ही उसका प्राइस रखा तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। आपने 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये रखा तो थोड़ा सा प्रॉफिट होगा। और अगर उस पर प्रॉफिट ठीक ठाक है, मान लो सपोज 150 रुपये की आपकी कॉस्टिंग आई, आपने कोका भी ऐड कर लिया, प्लस उस पर प्रॉफिट मार्जिन 200 मतलब 50 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन है जो नेट है, जिसमें कुछ खर्च नहीं हो रहा, वो सिर्फ मेरा प्रॉफिट है। या वो 100 रुपये का है कि भाई आपके 150 रुपये लगे और वो 250 रुपये का सेल हो रहा है। तो यहाँ पे आपको जो ध्यान में रखने वाली बात है, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन हो आपका, वो हमेशा सारी कॉस्टिंग निकाल के और अपना जो कोका है, जो कस्टमर को एक्वायर करने की जो कॉस्ट आपकी लगी हुई है,
उनसे प्लस होना चाहिए ताकि आपका बिजनेस कभी भी लॉस में ना जाए। ये हमारा चौथा पॉइंट था। और इसके बाद हम चलते हैं पांचवें पॉइंट पे। पांचवा पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है, उसको बोलते हैं रिटेंशन रेट। रिटेंशन रेट क्या होता है? देखो, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, कुछ छोटी कंपनीज होती है और कुछ नॉर्मल से स्टार्टअप्स होते हैं जो अभी शुरू हुए हैं। कस्टमर्स को एक्वायर करने में और प्रोडक्ट को लाने में अपने पास तक उनका बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है। ठीक है, अब वो जो पैसा खर्च होता है तो वो निकलेगा कहाँ से? वो एटलीस्ट जब माल बिकेगा, जब आपको प्रॉफिट होगा तभी वो कवर होगा। तो इस केस में कस्टमर का रिटेन रहना, कस्टमर्स का आपके पास बार बार आना, किसी ऑफर के थ्रू आए, किसी स्कीम के थ्रू आए, या आपके प्रोडक्ट में या आपकी सर्विस में इतना ज़्यादा दम हो कि वो आपके सिवा किसी और को ही चूज ना करे। तो यहाँ पे रिटेल करने के लिए आपको बहुत पावरफुल स्ट्रेटेजी की ज़रूरत होगी, बहुत पावरफुल प्रोडक्ट की ज़रूरत होगी। तो अगर वो बंदा रिटेल नहीं हुआ आपसे, मान लो सपोज आपने सब कुछ लगाया और कस्टमर से एक बार ही आया, एक बार ही मेटेरियल लेने के बाद वो दोबारा आपके पास नहीं आया, तो यहाँ पे आपने तो ऑलरेडी कॉस्ट लगा दी ना उसके ऊपर, और वो दोबारा रिटेन कर नहीं पाए आप, तो इसमें आपका लॉसेस बहुत ज़्यादा जा सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। आपने देखा होगा, स्विगी का नाम सुना होगा, एक स्विगी कंपनी है जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी करती है ना। अब सपोज मान लो आपने कस्टमर को एक्वायर करने के लिए कुछ बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स दिए, 50% का मार्जिन दिया, या पहला कोई 150 रुपये का गिफ्ट वाउचर दिया। अब उसने फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया, 150 रुपये का आपका वाउचर यूज़ किया और खाना मंगा लिया। एक दो बारी खाना और मंगाया बंदे ने, उसके बाद वो तीसरी बार आपके पास आया ही नहीं, वो चला गया जोमेटो के पास। उसने जोमेटो से भी सेम लाभ लिया, उसके बाद वो चला गया किसी और के पास। तो ऐसा बंदा क्या करता है ना, ऐसे बंदे को रिटेन तो वो तो आपके हाथ में नहीं है, उसको रिटेन कैसे करें। बट अगर ये रिटेंशन रेट आपका सही नहीं होगा, आप उसको रिटेन नहीं कर पाओगे, तो इसमें आपको नुकसान होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। क्योंकि कस्टमर्स एक दो बारी आपकी सर्विस यूज़ की और उसके बाद आपको छोड़ के चला गया। तो आपको कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसा माइंडसेट करना है, कुछ ऐसा प्रोडक्ट में रखना है ताकि बंदा रिटेन होता रहे। रिटेन सब्सक्रिप्शन मॉडल में, जैसे भाई नेटफ्लिक्स का अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो उनके कंटेंट, नई नई मूवीज़ आती रहती है और नई नई मूवीज़ देखने का, वेब सीरीज़ देखने का चाव रहता है बंदे के अंदर, लगन होती है, या एडिक्टेड मान लो कि भाई नई नई मूवी देखने का उनको शौक होता है, नई नई वेब सीरीज देखने का शौक होता है। तो उनके लिए 500-600 रुपये बड़ी बात नहीं है खर्च करना, और वो खर्च करते हैं, मंथली सब्सक्रिप्शन लेते हैं और अपना एंजॉय करते हैं। तो तुम्हें भी कुछ इस तरीके से मैनेज करना है ताकि आपका कस्टमर्स रिटेन होता रहे। एक बारी आपने कॉस्ट लगा दी, एक बारी आपने मार्केटिंग बजट जो भी आपका लगना था लग गया, अब वो रिटेन रहे आपके पास, कंटिन्यू आपसे शॉपिंग करता रहे, आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस, आपका सोल्यूशन लेता रहे कंटिन्यू। ठीक है, ये हमारा पांचवा पॉइंट था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसके बाद छठा पॉइंट्स क्या है? छठे पॉइंट्स की मैं अगर बात करूं तो ये लाइफ ऑफ ए प्रोडक्ट्स। लाइफ ऑफ ए प्रोडक्ट्स क्या होता है कि हर प्रोडक्ट्स की एक अपनी एक लाइफ होती है। विद एग्जांपल, अगर मान लो मैंने एक लैपटॉप लिया, तो लैपटॉप 2 साल तो मिनिमम चलता ही चलता है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। 3 भी हो जाते हैं, 4 भी हो जाते हैं, 5 भी हो जाते हैं। तो यानी कि जो तुम्हारा कस्टमर से रिटेन होगा तुम्हारे पास, वो 2-3 साल में रिटेन होगा। हो सकता है 2-3 साल में कोई नई टेक्नोलॉजी आए, कोई नया लैपटॉप आ जाए, कोई नई बेस्ट चीज़ आ जाए, या आप ही कोई ऐसी चीज़ लेके आ जाओ, नया अपग्रेड वर्जन लेके आ जाओ, नई बेहतर क्वालिटी की टेक्नोलॉजी लेके आ जाओ। तो यहाँ पे जो भी आपके प्रोडक्ट की लाइफ होगी, जितनी ज़्यादा आपके प्रोडक्ट की लाइफ होगी, आपके प्रोडक्ट्स में टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट्स होती रहेगी, नए नए इनोवेशन होते रहेंगे, नए नए मॉडल्स आप लाते रहोगे, तो आप क्या कर सकते हो? रिटेन भी कर सकते हो और एक कस्टमर्स को लाइफ टाइम वैल्यू भी दे सकते हो। विद एग्जांपल, एप्पल का आपने नाम सुना होगा। एप्पल जो ऑलरेडी आईफोन्स बनाती है, आईपैड बनाती है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा मॉडल अपग्रेड होते रहेंगे। पहले आपने देखा होगा, पहले उनका सीरीज़ 1 था, फिर सीरीज़ 2 है, फिर सीरीज़ 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, अब 8 पे चली गई। आपने यामा की बाइक्स देखी होगी कि भाई उनके भी वर्जन अपग्रेड होते रहते हैं। आपने बहुत सारे कंपनीज ऐसी देखी होगी जिनके वर्जन ऑलरेडी अपग्रेड होते रहते हैं। तो आपको भी
अपने प्रोडक्ट की लाइफ को कुछ इस तरीके से मैनेज करना है कि आपके यहाँ पे भी कुछ अपग्रेड होता रहे, कुछ अच्छा होता रहे, ताकि लोग बाग आपसे लाइफ टाइम के लिए कनेक्टेड रहे। अब हम चलते हैं सातवें इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। सातवें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है नेक्स्ट ऑर्डर परचेज रेट। नेक्स्ट ऑर्डर परचेज रेट सेम यही होता है कि भाई आपने कोई नया प्रोडक्ट डिज़ाइन किया, कोई नई इनोवेशन करके कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया, तो क्या जो बंदा आपसे पहले कोई प्रोडक्ट परचेज करके गया वो दूसरा प्रोडक्ट भी परचेज कर रहा है, वो आपसे तीसरा कोई प्रोडक्ट बनाया उसको भी परचेज कर रहा है, यानी कि वही सेम कस्टमर्स जिस पे ऑलरेडी आपने सारा कुछ खर्च कर दिया, मार्केटिंग बजट खर्च कर दिया, वही कस्टमर्स अगर बार बार आपसे माल लेने आ रहा है, आपसे शॉपिंग करने आ रहा है, तो इसमें पता है इसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स रहता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स रहते हैं, क्योंकि आपको रोज़ रोज़ नया कुआ खोदने की ज़रूरत नहीं होती। आपके वही कस्टमर्स आपको बार बार आपकी सर्विस को यूज़ करते हैं और आपकी सेविंग काफ़ी अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो ये क्रिटिकल 7 पॉइंट्स थे जिनमें आप कस्टमर्स को लाइफ टाइम अपने पास एक्वायर करके रख सकते हो। इन 8 पॉइंट्स के अराउंड अगर आपको इनमें से कोई भी क्रिटिकल पॉइंट्स लगे हो, आपको लगा हो कि ये क्रिटिकल पॉइंट्स मैं अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, अपने स्टार्टअप में इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, और ये मेरी जो लाइफ टाइम बंदे को कनेक्ट रखने की जो स्ट्रेटजी होगी वो ये होगी, तो आप यहाँ से आराम से देखो, समझो और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हो जाता है कि भाई लाइफ टाइम कस्टमर्स को अपने पास रखने की जो बेनिफिट्स होते हैं, जो फ़ायदे होते हैं, वो क्या क्या होते हैं। कि सपोज मान लो भाई आपने एक कस्टमर्स को एक्वायर करने में अगर 200 रुपये खर्च किए या 500 रुपये खर्च किए या 1000 रुपये खर्च किए, तो अगर उसको लाइफ टाइम तक अपने पास रखते हो तो उससे फ़ायदा क्या क्या होते हैं आपको। पहला फ़ायदा होता है कि पहले आपकी सेविंग होती है यानी कि आपको एडवर्टाइजिंग में, मार्केटिंग में बार बार पैसा नहीं खर्च करना पड़ता। दूसरा, आपकी मार्केटिंग बहुत बेहतर होती है, क्योंकि भाई ऑलरेडी अगर पहला प्रोडक्ट सक्सेसफुल रहा, पहली मार्केटिंग सक्सेसफुल रही, तो आप नेक्स्ट स्टेप पे जाके मार्केटिंग करोगे, नेक्स्ट फीचर, नेक्स्ट फंक्शन, इनके साथ बेहतर मार्केटिंग करोगे तो आपकी मार्केटिंग बेहतर होती है। तीसरा, इनकरेज ब्रांड बिल्ड, मतलब ब्रांड लॉयल्टी। एक आपकी जो ब्रांड लॉयल्टी होती है ना, वो भी बहुत ज़्यादा इनकरेज हो जाती है, लोग बाग बहुत ज़्यादा फेथ करने लगते हैं। आपने कुछ कंपनीज को देखा होगा या कुछ क्लाइंट्स को देखा होगा जिनका ये मानना होता है कि भाई वो बाइक अगर यूज़ करते हैं तो स्प्लेंडर ही यूज़ करते हैं, वो स्प्लेंडर के अलावा कोई बाइक नहीं रखते। कार यूज़ करते हैं तो मारुति की यूज़ करते हैं, या बाइक यूज़ करते हैं तो यामा की ही यूज़ करते हैं, या फ़ोन यूज़ होता है घर में तो वो लिनोवो का होता है, या एप्पल का होता है, या वो नोकिया का होता है, या वो A to Z किसी का भी। तो ये लोग क्या होते हैं, लॉयल हो जाते हैं उस ब्रांड के साथ, उसकी सर्विस को देखकर, उसके फंक्शन एंड फीचर्स को देखकर, या उनके और बेनिफिट्स को देखकर। तो यहाँ पे तीसरा जो बेनिफिट्स होता है वो ये भी होता है कि आपकी ब्रांड लॉयल्टी बढ़ती है, आप पे फेथ करने लगते हैं लोग, क्योंकि लाइफ टाइम के लिए अगर कोई बंदा आपसे जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब आपके अंदर कुछ खास है, आपके अंदर कुछ स्पेशल है जो कनेक्ट किए हुए है आपको उससे। उसके बाद चौथा, सेल्स, यानी कि जो आपके पास कस्टमर्स हैं, जो आपके रिटेन हो रहे हैं, वो तो ऑलरेडी एडिशनल मतलब आपके पास आ चुके और आपके यहाँ से सेल करते ही हैं, आपके यहाँ पे मार्केट परचेजिंग करते ही करते हैं। अब जो नए कस्टमर्स आएंगे वो ऐड ऑन होंगे, यानी कि आपकी सेल्स भी इंक्रीज होती है। वो क्या होते हैं, वो ऐड ऑन होते हैं, और यहाँ से आपकी सेल्स हो सकता है एक महीने में आपकी सेल्स ऑलरेडी 10,000 की हो, अगले महीने वो 12,000 की, फिर अगले महीने 14,000 की, फिर उसके बाद 20,000 की, फिर 50,000। आपकी सेल्स इंक्रीज होती है इस चीज़ से। ठीक है, जब ब्रांड लॉयल्टी बन जाती है, लोगों को आपके ब्रांड्स पे, आपके प्रोडक्ट पे, आपके सर्विस पे, आपके सॉल्यूशंस पे जब यकीन होने लगता है, तो वहाँ से सेल्स ऑलरेडी आपकी इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है, बढ़नी शुरू हो जाती है। वो एक कहावत है ना कि भाई दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करो, कुछ लोग कहते हैं ना कि आप दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करो। तो ये वाला फंडा तभी सेट बैठता है जब आपकी ब्रांड लॉयल्टी बन जाती है, लोगों में आपके ब्रांड को लेके एक बहुत ज़्यादा क्रेज होता है कि आपके सिवा दूसरे किसी को वो ट्रस्ट नहीं करते। ठीक है, पांचवें पॉइंट पे टाइम सेविंग। टाइम सेविंग इसमें इसलिए ज़्यादा जरूरी होती है कि आपको बार बार पुराना कंटेंट नहीं देना पड़ता, बार बार मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती। आपके जो लॉयल कस्टमर्स होते हैं, जो लाइफ टाइम के वैल्यूबल कस्टमर होते हैं, वो वर्ड ऑफ माउथ ही इतनी मार्केटिंग कर देते हैं कि वो एक
के साथ 2 को लेके आते हैं, कभी 4 को लेके आते हैं आपके यहाँ पे, किसी इनके प्रोडक्ट और इनकी सर्विस में बहुत दम है और मैं इसी को यूज़ करता हूँ। तो आपका टाइम भी काफ़ी ज़्यादा सेव होता है और बिजनेस बहुत अच्छे लेवल पे चलता है। तो ये आप लाइफ टाइम्स के बेनिफिट्स थे जो आपको होने वाले हैं अगर आपने उन पिछले 7 पॉइंट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में क्या, हाउ टू कैलकुलेट द लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ ए कस्टमर्स। अगर आपको कस्टमर्स की लाइफ टाइम वैल्यू को कैलकुलेट करना हो, कस्टमर्स की लाइफ टाइम वैल्यू को कैलकुलेट करना हो तो कैसे करोगे आप। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो एक सिंपल फॉर्मूला होता है। विद एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा। जैसे जो प्रोडक्ट है आपका, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, कोई भी सर्विस हो सकती है, कोई भी सोल्यूशन हो सकता है, तो उसकी कॉस्ट सपोज 1000 रुपये है, ठीक है, 1000 रुपये उसकी कॉस्ट है। अब उस कॉस्ट के ऊपर ग्रोस प्रॉफिट जो है आपका, जो आपका सिर्फ प्रॉफिट है, उसमें कुछ खर्चा नहीं है, 1 रुपया भी इधर से उधर नहीं जाना, सिर्फ उस पर जो प्रॉफिट है वो सीधा आपकी जेब में आना, और वो है 500 रुपये, ठीक है। अब ये टोटल कॉस्ट बन गई 1500 रुपये। अब इसमें सपोज मान लो कि भाई 200 रुपये का कोका ऑलरेडी इधर डिलीवर हो ही चुका है, 1000 रुपये में प्रोडक्ट और कोका उधर डिलीवर हो ही चुका है। तो जो आपका जो नेट प्रॉफिट होगा वो होगा, जो नेट प्रॉफिट है, जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, उससे कैलकुलेट करोगे आप। तो ग्रॉस प्रॉफिट को एक साइड रख दो, और कस्टमर्स कितने टाइम के लिए आपके पास आने वाला है। जैसे आप सीरीज में चलते हो भाई मॉडल, सपोज मान लो रिटेन करने के लिए क्या है ना, जैसे एप्पल की अपनी सीरीज है भाई, पहले सीरीज 1, फिर सीरीज 2, फिर सीरीज 3, फिर सीरीज 4, फिर सीरीज, है ना। इस तरीके से आपने कुछ मूवीज देखी होगी जिनका सबसे पहले पार्ट 1 आता है। जैसे मान लो बाहुबली पार्ट 1 आया, है ना, क्रेज अलग था, बहुत जबरदस्त थी, KGF पार्ट 1 आया। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जब आप सीरीज में जाते हो, जब आप प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट्स लाते हो, नए नए इनोवेशन के साथ नई नई चीज़ें लॉन्च करते हो, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको वैल्यू भी दिखती है और आपका बिजनेस भी इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे सपोज मान लो कितने टाइम के लिए आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज लाइफ में सर्कल में आने वाली है, कितने टाइम तक। सपोज मान लो वो बंदा, मैं सिर्फ 10 मंथ्स के लिए लेता हूँ कि भाई 10 मंथ तक ही बंदा आपकी शॉपिंग करके जाएगा, उसके बाद आपकी लाइफ खत्म है, आपके प्रोडक्ट की लाइफ खत्म हो चुकी है या आपकी सर्विस की लाइफ खत्म हो चुकी है। तो 10 मंथ हमने लिया, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 500 रुपये, और 10 मंथ्स की आपकी सर्विस पीरियड है या आपका जो प्रोडक्ट है उसकी 10 टाइम्स की वैल्यू है, तो वो 500। अगर उसने फुल साइकिल यूज़ किया है, यानी कि आपका पहली सीरीज भी पसंद की, दूसरी भी, तीसरी भी, चौथी भी, पाँचवीं भी, इसको आप बढ़ा भी सकते हो, 11, 12, 13, 14, वो जितना भी आपको करना हो वो कर सकते हो। तो मैं 10 टाइम पे एक स्टैंडर्ड फिक्स कर रहा हूँ कि यही फॉर्मूला होता है। अब 500 × 10 बराबर 5000 रुपये, यानी कि वो जब तक आपके पास अगर रिटेन होता रहेगा तो वो आपको 10 महीने के अंदर 5000 रुपये का सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट दे के जाएगा, है ना। इसको बोलते हैं कि भाई इसको जो कैलकुलेट करते हैं वो इसी तरीके से करते हैं और यही तरीका होता है। तो आप अपने बिजनेस में देख लेना, अपने स्टार्टअप में देख लेना कि आपका जो प्रोडक्ट है वो 1 साल में बंदा कितनी बार परचेज कर सकता है, या 2 साल में कितनी बार परचेज कर सकता है, या 3 साल में कितने टाइम वो परचेज कर सकता है, या 10 साल में कितने टाइम वो परचेज कर सकता है आपका प्रोडक्ट। तो उसी से ही आप लाइफ टाइम वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी बच्चे अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं, अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए ये जो प्लेलिस्ट मैं ऑलरेडी डाल रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा वैल्यूबल रहेगी क्योंकि ये एक प्राइमरी एजुकेशन है। ये उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी सिर्फ और सिर्फ अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, वो किसी कंपनी के फ्रेंचाइजी पार्टनर नहीं बनना चाहते, किसी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशनशिप या डीलरशिप नहीं लेना चाहते, या वो किसी कंपनी के साथ जुड़ के काम नहीं करना चाहते, वो अपना ही खुद का एक ब्रांड इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, अपने ही खुद की कोई कंपनी बनाना चाहते हैं और अपने खुद के ही कुछ प्रोडक्ट एंड सर्विस को मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं। उन बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा वैल्यूबल रहेगी और उस बच्चे को ये प्राइमरी यानी कि प्राइमरी बिजनेस एजुकेशन ज़रूर लेनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट चैप्टर में जो कि होगा चैप्टर 18।
चैप्टर 18 आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होने वाला है। यहाँ पे आपको टोटली सेल्स प्रोसेस टोटली समझाया जाएगा। एक्वायर कस्टमर्स, जो भी आप कस्टमर्स को एक्वायर करते हो किसी भी तरीके से, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे वो कोई और मार्केटिंग का तरीका हो, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी तरीका हो, एक्वायर करने के बाद उसके लिए सेल्स प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन से पॉइंट्स का इसमें ध्यान रखना होता है, तो उसके बाद हम इसको सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।